नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी क्लास से 12th पॉलिटिकल की क्लास चल रही थी। 12th पॉलिटिकल क्लास में अपन भाग ब पढ़ रहे थे। भाग ब में अपना इकाई 4 का पहला पार्ट चल रहा था। उसमें एक बिंदु अपना कंप्लीट हो गया था। 2 बिंदु है उसमें मुख्य रूप से भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता। तो यहाँ पर अपना दूसरा अध्याय, दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा, वो है गुटनिरपेक्षता। दूसरा पॉइंट है गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता को समझने से पहले अपन को ये देखना होगा कि साहब इस शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी है, शब्द क्यों अपनाया गया। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार वो हुआ था 1939 से 45 तक, और 1945 के बाद वैश्विक राजनीति में कुछ परिवर्तन आया। और क्या परिवर्तन आया कि वैश्विक राजनीति में 1939 से पहले 2 महाशक्तियां थी, वो थी यूके और फ्रांस। 2 महाशक्तियां कौन थी? यूके और फ्रांस। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद इस वैश्विक परिपटन पर ये महाशक्तियां कमजोर हो गई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। उस फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यूरोप के देशों को हुआ। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 2 महाशक्तियां उभर आई, और वो 2 महाशक्तियां थी यूएसए और दूसरा जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूएसएसआर, या जिसको कहते हैं सोवियत संघ। 2 महाशक्तियां उभर कर आई। अब इन दोनों महाशक्तियों, यानी आप 1939 से पहले अगर वैश्विक राजनीति में संघर्ष का जोर पड़ोगे तो इन दोनों के संघर्ष का जोर पड़ेगा, मिलेगा आपको। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले मान लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में मान लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार तक मान लो। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद संसार के वैश्विक राजनीति के सामने 2 महाशक्तियां उभरे। इन 2 महाशक्तियों के कंपटीशन का दौर रहा, और इस कंपटीशन का दौर चला था 1945 से लेकर 1990 तक। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस दौर को शॉर्ट में क्या है, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी संसार 2 गुटों में बट गया है। यानी ये अपन गुटनिरपेक्षता पढ़ेंगे, उससे पहले गुटनिरपेक्षता आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखेंगे। तो संसार 2 गुटों में बट गया है। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसए, दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ। अब ये 2 गुट बने, क्यों बने? क्योंकि दोनों देशों में वैचारिक मतभेद था, शासन का प्रकार अलग था, है ना। तो वो कारण तो खूब सारे रहेंगे, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर तुमको पढ़ना है साहब 2 गुट बन गए साहब। एक गुट को कहा गया शॉर्ट में पूंजीवादी गुट, और दूसरे गुट को कहा गया साम्यवादी गुट। अब इस दौर में जब 2 महाशक्तियां संघर्ष कर रही थी, कंपटीशन था, उस 2 महाशक्तियों के कारण संसार फिर से 2 गुटों में बढ़ गया। ऐसे दौर में जो नवीन स्वतंत्र देश थे, उन नवीन स्वतंत्र देशों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि साहब किस गुट में जाए, किस गुट में न जाए। और किसी गुट में एक में शामिल हो तो दूसरे गुट का विरोध स्वाभाविक था, दूसरे गुट का उसका सहयोग नहीं मिलेगा। तो इसलिए भारत जैसे देश जो द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, उन भारत जैसे देश के सामने दिक्कत थी। इस दिक्कत का उनको सामना करना पड़ा। इस दिक्कत का उन्होंने उपाय निकाला। जैसे कल मैंने 2-3 नाम लिए थे, जिसमें भारत अग्रणी देश था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो। इन तीनों ने मिलकर क्या है, संसार के सामने एक नई विचारधारा, नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उसको कहा गया गुटनिरपेक्षता। क्या कहा गया? गुटनिरपेक्षता। अब गुटनिरपेक्षता उदित क्यों हुई, उसका प्रश्न मैंने बताया भी आपको
गुटों से अलग रहने की नीति या गुटों में शामिल नहीं होना। जैसे मैंने बताया 2 गुट हो गए साहब, 1 और 2 गुट हो गए, 2 गुट हो गए। तो जो नव स्वतंत्र देश थे उन्होंने विचार किया कि अगर किसी एक गुट में जाएंगे तो स्वाभाविक है दूसरे गुट से शत्रुता मोल लेनी होगी। और जो नव स्वतंत्र देश थे वो गरीबी से उभरना चाहते थे, आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते थे, क्योंकि वो सालों की गुलामी से आजाद हुए थे, उनका शोषण हुआ था, सालों की गुलामी से आजाद हुए थे। तो उस गुलामी से दुष्परिणाम थे, वो दुष्परिणामों से निकालना चाहते थे और उससे निकलने के लिए सभी देशों का सपोर्ट अनिवार्य था। तो उन्होंने क्या किया, तीसरा रास्ता अपना लिया कि साहब किसी भी गुट में शामिल अपन को नहीं होना है, किसी गुट में शामिल नहीं होना है। दोनों से क्या है, तो अब उससे क्या फायदा हुआ स्वतंत्र राष्ट्र को कि साहब इन दोनों गुटों ने क्या है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया होगा या किया। नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे, जब किसी गुट में नहीं आए तो जो 2 महाशक्तियों वाले देश थे, 2 महाशक्तियां थी, उन्होंने प्रयास किया कि वो देश उनकी तरफ से चले आए। तो उसके लिए उन्होंने क्या, उनको सहूलियत प्रदान की, कुछ विशेष सहायता उनको प्रदान की। इस प्रकार जो है ये गुट निरपेक्षता है जिसको अपन कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर और करता हूं एक मैं आपको। गुट निरपेक्षता कभी कभी क्या है, कई जगह अंतर आता है कि साहब गुट निरपेक्षता को अपन तटस्थता भी कह सकते हैं। तटस्थता भी कह सकते हैं, लेकिन गुट निरपेक्षता को तटस्थता नहीं कह सकते। इसमें थोड़ा अंतर कर देता हूं जिससे आपको गुट निरपेक्षता का अर्थ समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तटस्थता का मतलब होता है तट पर या किनारे पर या किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, गुटों की तरफ ध्यान नहीं देना, वो होता है तटस्थता। तट का मतलब होता है किनारा, तटस्थता मतलब होता है किनारे पर होना। और तटस्थता का सीधा सीधा अर्थ है कि साहब किसी भी गुट में शामिल न हो और गुटों से अलग रहने की नीति अपनाए। अब ये आप सोचोगे साहब इसका अर्थ भी ये बता रहे हो, लेकिन गुट निरपेक्षता का अर्थ थोड़ा अलग हटकर बताया। तो इसके निर्माता थे हमारे, उसके विचारधारा का जिन्होंने विकास किया। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह है कि साहब गुट में शामिल न होना और गुट में शामिल न होते हुए विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना। गुटों में शामिल न रहते हुए विश्व राजनीति में क्या करना, तो सक्रिय भूमिका निभाना, यानी जो विचार उनको लगे उन विचारों को वैश्विक पटल पर रखना। जैसे मान लो कोई गुट का एक विचारधारा गलत है, उसका विरोध करना, या कि दोनों की विचारधारा उसका विरोध करना। यानी तटस्थता का मतलब है कि सब आंख बंद कर लेना, जो हो रहा है वो होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं, वो होता है तटस्थता। और गुट निरपेक्षता होता है कि सब गुटों से अलग रहते हुए वैश्विक राजनीति में सक्रिय भागीदारी करना। क्या कहलाता है बताओ, गुट निरपेक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, गुट निरपेक्षता। तो देखो गुट निरपेक्षता का अर्थ हमने देखा है। अब देखो ये गुट निरपेक्षता का विकास कैसे हुआ ये अपन देखेंगे। तो देखो यार गुट निरपेक्षता की शुरुआत से हुई 1955 में। कब? 1955 में, जब वार्डूम में सम्मेलन हुआ। कब हुआ बताओ? 1955 में वार्डूम में सम्मेलन हुआ और उसमें 25 विकासशील देश शामिल हुए। कितने विकासशील देश शामिल हुए? 25। और एक बात मैं बार बार बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत करने वाले थे कौन बताओ? नेहरू, नासिर और टिटो। शॉर्ट में कहते हैं उनको, शॉर्ट नाम है नेहरू, नासिर, टिटो। नेहरू जी ने एक तरह से विचारधारा रखी है और नेहरू जी की विचारधारा का सपोर्ट नासिर और टिटो ने किया। और उसके बाद स्वतंत्र होने देश है उनमें विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, उनको इस विचारधारा में जोड़ने का प्रयास किया। और इसमें वांडूम में सम्मेलन हुआ 1955 में, और वांडूम सम्मेलन में कितने? 25 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल होता हो? 25। यानी शुरुआत में देखो ये आंदोलन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। यानी वांडूम सम्मेलन के
वार्डलू में सम्मेलन 1955 में, उसमें इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई, विचारधारा को रखा गया और विचारधारा का निर्माण किया गया और फिर इस विचारधारा को प्रसारित किया गया, विश्व विभिन्न देशों को जोड़ने का प्रयास किया गया और विश्व विभिन्न देश जुड़े और 1961 में बेलग्रेड में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। विचारधारा अस्तित्व 1955 में आई और 1955 में इस विचारधारा को एक तरह से निर्मित किया गया, उस विचारधारा को निर्मित करके उसका प्रचार प्रसार करके विश्व के विभिन्न देशों को जोड़ने का प्रयास किया और विश्व के विभिन्न देश जुड़कर पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, जिसमें 25 देश शामिल हुए। पहला सम्मेलन कहाँ बताओ? बेलग्रेड में। से कितने देश शामिल हुए बताओ? 25। तो इस प्रकार से भारत के प्रयासों से, भारत के एक तरह से विचारधारा से एक नई विचारधारा दुनिया के सामने आई और विचारधारा का नाम पड़ा गुटनिरपेक्षता। 1983 में इसका नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ और 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में आयोजित हुआ। सत्रहवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ बताओ? वेनेजुएला में। कब बताओ? 2016 में। तो इस प्रकार से ये गुटनिरपेक्ष विचारधारा का विकास हुआ और इस गुटनिरपेक्ष विचारधारा ने दुनिया के सामने एक नई विचारधारा रखी और जो शीत युद्ध के दौरान एक तरह तीसरी दुनिया के रूप में उभर कर आया। पहली दुनिया पूंजीवादी देशों का आ गया, दूसरी दुनिया साम्यवादी देशों का आ गया, तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष देशों का आ गया। अब ये विचारधारा आते हैं साहब 1990, ये गुटनिरपेक्षता का सामान्य परिचय मैंने बताया अभी आपको। अब यहाँ पर देख रहे हैं साहब एक घटना घटी 1990 में एक घटना घटी और वो घटना घटी थी क्या? यूएसएसआर का विघटन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ का विघटन होकर 15 देश निर्मित हो गए सर। और वहां पर इसके विघटन के साथ साथ क्या हुआ कि वहां पर पतन हो गया किसका बताओ? साम्यवाद का। साम्यवाद का पतन हो गया और साम्यवाद का पतन होते ही एक तरह से दो गुट थे, वो गुटबाजी समाप्त हो गई साहब। अब संसार के सामने एक ही महाशक्ति रही, वो थी कौन सी बताओ? यूएसए। अब ये विचारधारा कई विद्वानों में आई, कई विद्वानों ने विचार भी रखा कि साहब जिस लक्ष्य के लिए गुटनिरपेक्षता का निर्माण हुआ था कि साहब गुटबाजी थी, उस गुटबाजी से बचने के लिए, गुटबाजी से दूर रहने के लिए क्या है? गुटनिरपेक्षता निर्माण हुआ। अब गुट नहीं है तो गुटनिरपेक्षता क्या हो सकती है? एक टॉपिक आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में जब गुटी राजनीति समाप्त हो चुकी है, ऐसे समय में गुटनिरपेक्षता क्या हो सकती है? समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक जैसे मैंने उदाहरण बताया भी आपको कि साहब 2016 में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसका मतलब गुटनिरपेक्ष विद्यमान है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है? अगर उस महत्व को देखें तो क्या महत्व है कि साहब गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या था कि आप किसी गुट में शामिल न होना, ये तो मुख्य अर्थ था। लेकिन दूसरा जो उद्देश्य था इसकी स्थापना का, वो था कि आप सदस्य देश से आपस में सहयोग से विकास को बढ़ावा देंगे। तो वर्तमान समय में इसका औचित्य अगर पूछे कि साहब गुटनिरपेक्षता औचित्य क्या रह गया है, तो वर्तमान समय का सीधा सीधा औचित्य पहली बात तो ये जो
धरातल प्लेटफॉर्म है जिसमें बैठकर अपने देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, इस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका अस्तित्व या इसके होना अनिवार्य है। क्यों? गुट निरपेक्ष में कौन से देश थे? अविकसित और विकासशील। पहले अविकसित है और वर्तमान समय विकासशील है, विकसित की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसलिए इन सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग के लिए इसके अस्तित्व अनिवार्य है, औचित्य अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि वर्तमान समय में एक ही महाशक्ति बची है। तो ये जो महाशक्ति है, देखो जहां पर एक होता है वहां पर क्या है, मनमानी चलती है या मनमानी हो सकती है। तो जो एक महाशक्ति है उसका एकाधिकार है, इसका वैश्विक क्रांति में जो प्रभाव है, वैश्विक क्रांति का एक ध्वंस है, उस ध्वंस को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक धुरी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो अमेरिका विकसित है, विकासशील देश है, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित न कर सके, उस पर दबाव न बना सके, अनाधिकृत उस पर कोई बात न थोप सके, इसके लिए क्या है, गुट निरपेक्षता सजग है और गुट निरपेक्षता अस्तित्व आवश्यक है। इस प्रकार से गुट राज्य समाप्त होने के बाद अस्तित्व अनिवार्य है। किसका बताओ? गुट निरपेक्षता का। अब एक बिंदु आता है, जैसे मैंने आपको दो बिंदु बता दिए और गुट निरपेक्षता का अर्थ बता दिया। एक पॉइंट गुट निरपेक्षता का अर्थ हो गया, दूसरा पॉइंट अपना गुट निरपेक्षता की वर्तमान में प्रासंगिकता हो गई। एक पॉइंट बीच में रह गया, वो बता दें आपको कि भारत ने गुट निरपेक्षता क्यों अपनाया? अब आपके मन में विचार आएगा और इसका कुछ मैंने लगभग बता दिया आपको, लेकिन पॉइंट रूप में विद्युत रूप में नहीं बताया, तो यहाँ पर कर देता हूं कि भारत ने गुट निरपेक्षता क्यों अपनाया। तो देखो, जैसे भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उन विशेषताओं में इसका सार मिल जाएगा आपको। पहली बात तो है, अगर पहला पॉइंट देखें कि साहब भारत क्या गुटों में शामिल होकर तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। भारत की विचारधारा थी कि भारत अगर गुटों में शामिल होगा या किसी गुट में शामिल होगा तो भारत के अनुसरण करके आगे स्वतंत्र और देश के गुटों में शामिल होंगे और विश्व के सारे देश अगर गुटों में शामिल हो गए तो तनाव कम करने वाला कोई नहीं रहेगा, तनाव बढ़ता जाएगा। जैसे अगर दो पक्ष लड़ रहे हैं, सोचना थोड़ी देर, दो पक्ष लड़ रहे हैं और तीसरा पक्ष वहां पर विद्यमान नहीं है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तीसरा व्यक्ति अगर वहां पर विद्यमान नहीं है तो दोनों व्यक्ति लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं किसी भी हाल में। और दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तीसरा व्यक्ति वहां पर विद्यमान है तो तीसरा व्यक्ति कोशिश करेगा कि दोनों व्यक्ति किसी प्रकार से लड़ लें। तो तीसरे व्यक्ति का कार्य है गुट निरपेक्षता है, तनाव कम करने का कार्य है गुट निरपेक्षता है। यानी आप देखो, जैसे मैंने दूसरा पॉइंट इसका है, मैंने बताया था भारत का मुख्य स्रोत क्या है, विचारधारा क्या है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के कारण भारत ने इस गुट निरपेक्षता का अनुसरण नहीं किया। तीसरा पॉइंट देखो कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में
अब थोड़ी देर के लिए सोचना, अगर भारत किसी गुट में शामिल होता तो भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए भारत आजाद होने के बाद अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा उसकी थी या विचारधारा उसकी थी, और स्वतंत्र निर्णय लेने की विचारधारा के कारण ही उसने क्या है, किसका अनुसरण नहीं किया था? स्वतंत्र निर्णय लेने की विचारधारा के कारण क्या है, किसका अनुसरण नहीं किया या किसमें शामिल नहीं हुआ, गुटों में शामिल नहीं हुआ, यानी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से अपनाना चाहता था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको कि भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बाहर से एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ, 14 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसमें, और पाकिस्तान एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका के गुट में शामिल हुआ। तो पिछले 50-60 वर्ष से अमेरिका की नीतियों का अनुसरण करता रहा, स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पाया, और अब पिछले कुछ वर्षों में वो चीन का अनुसरण कर रहा है, तो विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने की उसकी क्षमता नहीं है। तो भारत का विचार था कि साहब स्वतंत्र निर्णय लेना है, स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी है, तो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए उसको क्या है, किसी गुट में शामिल न होने की नीति का अनुसरण किया। अब देखो यानी भारत एक विविधतापूर्ण देश है, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधताएं भारत में पाई जाती है, और वो विविधताएं इस विचारधारा का सपोर्ट करती है। कौन सी विचारधारा सपोर्ट करती है? तो गुट निरपेक्षता सपोर्ट करती है। अब आगे पॉइंट बताएं, 5वां पॉइंट, तो क्या होगा? वो होगा कि भारत उस समय आजाद हुआ था, तो भारत का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास पर था, और आर्थिक विकास के लिए उसे विश्व के सभी देशों का सहयोग अनिवार्य था। और विश्व के सभी देशों का सहयोग कब प्राप्त हो सकता था? जब क्या है, गुट निरपेक्षता नीति का अनुसरण करें। इसलिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या है, किसमें शामिल नहीं हुआ? गुट निरपेक्षता की नीति में शामिल नहीं हुआ, सॉरी गुटों की नीति में शामिल नहीं हुआ, किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से एक बहुत सारे पॉइंट है जो अपन को साबित करते हैं भारत ने क्यों किसको अपनाया था, वो गुट निरपेक्षता नीति का अनुसरण किया। इस प्रकार से ये अपना आया गुट निरपेक्षता, जिसके मैंने परिभाषा बताई है आपको कि साहब किस प्रकार से गुट निरपेक्षता कहते हैं, फिर आपको बताया साहब किस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुट निरपेक्षता का महत्व है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट एक और पढ़ लेते हैं इस गुट निरपेक्षता जुड़ा। वर्तमान सरकार और गुट निरपेक्षता, कि वर्तमान सरकार की गुट निरपेक्षता के प्रति या गुट निरपेक्षता के प्रति किस प्रकार की नीति रही है। वर्तमान सरकार का अगर पॉइंट देखेंगे तो वर्तमान सरकार जिसका निर्माण 1914 में हुआ, 2014 में हुआ, और अभी तक वर्तमान सरकार है जो 2014 में निर्मित हुई थी एनडीए की सरकार, उसका शासन चल रहा है, और मेरे हिसाब से 2024 तक चलेगा। उसके बाद चुनाव में उसमें देखा जाएगा, मान लो किसकी सरकार बदल सकती है, आ सकती है, उसको वो मतदाता पर निर्भर है। लेकिन वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की क्या विचारधारा है किसके प्रति? तो गुट निरपेक्षता के प्रति। अब देखो वर्तमान सरकार की विचारधारा क्या है। वर्तमान सरकार है वो भी ये मानते हैं कि साहब वर्तमान समय में प्रासंगिक है, क्या बताओ? गुट निरपेक्षता। इसके औचित्य को समाप्त करना नहीं चाहती। वर्तमान सरकार का सोचना है कि वर्तमान समय में क्या है, गुट निरपेक्षता एक तरह से प्रासंगिक है, उचित है। और वर्तमान सरकार इसको उचित क्यों मानती है? दो बिंदुओं के कारण मानती है। सबसे पहला यार वर्तमान सरकार का मानना है कि गुट निरपेक्षता वर्तमान समय में जो अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई है उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर क्या है, उन समस्याओं का हल के लिए विचार विमर्श किया जा सकता है और उनके लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। और सबसे बड़ी वर्तमान में जो समस्या है वो है आतंकवाद।
कौन समस्या बताओ? आतंकवाद। और वर्तमान सरकार का मानना है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विश्व के जो विकासशील देश हैं अगर वो एक हो जाएं और उसके खिलाफ एक दूसरे खास रणनीति का निर्माण कर ले तो किसको समाप्त किया जा सकता है? तो आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि विश्व में अगर सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित देश है वो भारत है। तो वर्तमान सरकार का मानना है कि आतंकवाद को समाप्त करने में एक से अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है गुटनिरपेक्षता। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वर्तमान सरकार का सोचना गुटनिरपेक्षता, क्यों भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। यूएनओ क्या बनना चाहता है? स्थायी सदस्य। और स्थायी सदस्य बनने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों का सहयोग अनिवार्य है। क्योंकि आपको बता तो यूएनओ में अगला पार्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा यूएनओ में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, उसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी है। और लगातार लंबे समय से मांग उठ रही है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी है और स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उसमें प्रबल दावेदार है भारत। और वर्तमान सरकार का मानना है कि भारत की स्थायी सदस्यता को दिलवाने में गुटनिरपेक्षता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए भारत गुटनिरपेक्षता को प्रासंगिक मानता है। और वर्तमान सरकार का मानना है कि गुटनिरपेक्ष जो संगठन है उतना ही प्रासंगिक है, उतनी आवश्यकता है जितने उस समय किस समय का गुटबाजी के समय की आवश्यकता थी। इस प्रकार से ये गुटनिरपेक्षता वाला पॉइंट था अपना जिसको अपन ने पढ़ा। अब अपन ने पढ़ेंगे अगला टॉपिक, स्मार्ट का लास्ट टॉपिक है इनमें से, वो मेरे हिसाब से अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यानी अगला टॉपिक है कि साहब जैसे मैंने आपको विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताई, तो विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं में मैंने पढ़ा। अब देखो विचार है या कोई नीतियां हैं वो देश काल और समय के अनुसार समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि आपको पता हो तो परिवर्तनशीलता इस प्रकृति का मूल सिद्धांत है। जड़ होगा वो नष्ट हो जाएगा, परिवर्तनशील रहेगा वो क्या है आगे सक्सेस होगा या विकसित होगा। तो इस प्रकार देखो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति के प्रति क्या मुख्य सोच रही है, विदेश नीति में नए क्या आयाम स्थापित किए हैं, नए क्या बिंदु लाने का प्रयास किए हैं और विदेश नीति में किस प्रकार परिवर्तन करने का प्रयास किया, किस प्रकार व्यवहार में लाने का प्रयास किया है, वो अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।